मोदी जी की वजह से एक एतमाद है। आज कश्मीरी नौजवान अपने वोट से अपना फैसला करना चाहते हैं। भरोसा है। जब से ये आर्टिकल हटाया गया उसे अमन आ गया। हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आज मौजूद हैं। ये सेंट्रल कश्मीर का वो इलाका है जिसे कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा विकसित इलाका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव का इलाका इसे माना जाता है, लेकिन क्या वो प्रभाव इस बार भी दिखाई दे रहा है? गांदरबल और सेंट्रल कश्मीर के लोगों के क्या है मुद्दे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत खूबसूरत इलाका है, यहीं से अमरनाथ यात्रा भी आगे बढ़ती है, खीर भवानी मंदिर यहाँ से आगे जाकर आता है। लेकिन क्या ये जो खूबसूरत वादियां हैं इसमें लोगों के मन में समस्याएं हैं? क्या लोगों के मन में सवाल हैं? क्या उत्साह है चुनाव को लेकर? क्या सवाल हैं? क्या उनकी उम्मीदें हैं? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि। जैसे जैसे मैं उनके पास जाऊंगी आपको उनसे मिलवाऊंगी हमारे साथ। लेकिन गांदरबल की जनता भी मौजूद है, तो उसकी आवाज़ सबसे ज़रूरी है। उस आवाज़ को भी सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शेख गयासुद्दीन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव का इलाका माना जाता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में सारी जो गणित थे वो उल्टे पड़ गए थे। विधानसभा चुनाव में भी कैसे होने वाला है, क्योंकि माना जाता था ये इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव का इलाका है, जो दक्षिण कश्मीर है वो पीडीपी के प्रभाव का इलाका है। लेकिन सब कुछ उलट गया लोकसभा में। अभी विधानसभा में तस्वीर कैसी दिखाई देती है? उल्टेगी या वैसी ही दिखाई देगी जैसे पहले थी? लोकसभा में हुआ वो भी एक्सपेक्टेड ही था, और जो आज होगा वो भी एक्सपेक्टेड होगा। और गांदरबल की सीट हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बेस्टन माना जाता है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार भी रिजल्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में होगा। वो लोकसभा में जो हुआ वो एक्सपेक्टेड क्यों था? एक्सपेक्टेड इसलिए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक एक्सपेक्टेड था कि उमर अब्दुल्ला हार जाएंगे। वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो अनसर्टन एक हो गया, और उसमें सेंसेशनल वोट जो है वो चला गया इंजीनियर रशीद के फेवर में, और एक बड़ी साजिश के तहत वो सब कुछ हो गया। वरना एक्सपेक्टेड ये भी था कि उमर साहब 2 लाख वोट से जीतेंगे वहाँ से। अल्टीमेटली टेबल्स टर्न हो गए, लेकिन वो एक बड़ी साजिश के तहत हुआ, और वो एक इमोशनल वोट चला गया। बशीर अहमद मीर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पीडीपी कैंडिडेट हैं गांदरबल से, उम्मीदवार हैं पीडीपी के। कह रहे हैं गयासुद्दीन साहब तो कि हमारे प्रभाव का इलाका है, हम ही जीतेंगे यहाँ से। सब कुछ जो हुआ वो तो एक ऐसे ही कुछ हो गया लोकसभा के दौरान, इमोशनल वोट था। पूरे कश्मीर को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो पहले पॉलिटिक्स हुआ करती थी तो यहाँ खाली एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। लेकिन जब 2002 में यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पहली बार यहाँ पॉलिटिकल पार्टी उसने फ्रेम की 1998 में, तो यहाँ जो सारा पॉलिटिकल ऑर्डर था वो चेंज हो गया। और आपने देखा होगा कि 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से हारना पड़ा। 2008 में एक ही बार हारी ना, लेकिन गांदरबल से, उसके अलावा तो जीते ही हैं। तो 2008 में वो बेशक इलेक्शन यहाँ से जीते और एक ऑटोनॉमस स्टेट में जीते। उस वक्त जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था एक ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था। शेख डायनास्टी का आप देखोगे वो साल में एक मरतबा आते थे, एक जगह पर जमा होते थे, लोग आते थे, एक तकरीर किया करते थे और लोग उनको वोट दिया करते थे। लेकिन 25 साल से ये चेंज हुआ, और आज की डेट में आप देखिए उमर साहब को डोर टू डोर यहाँ कैंपेनिंग करनी पड़ी, उमर साहब को अपनी टोपी उतारनी पड़ी, क्योंकि गांदरबल के लोगों ने मन चेंज किया है। फारूक गांदरबली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं। फारूक साहब, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ गांदरबल में, सेंट्रल कश्मीर में भी, इसके आसपास की जो सीटें हैं उस पर भी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आज आप इंटरव्यू लोगों के दरमियान हैं, ये वो इलाका है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा होती है। ये अमरनाथ की जो यात्रा है हिंदू लोग करते हैं, लेकिन हिस्ट्री है पूरी दुनिया में जो यात्रा करवाने वाले हैं वो मुसलमान हैं। आज पूरे कश्मीर में भाईचारा है, यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिस्टम फिर से शुरू हो चुका है। हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश है कि 2019 के बाद नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ट्रस्ट डेमोक्रेसी के ऊपर फिर से शुरू हो चुका है, एक बदलाव आ चुका है। आज नौजवान चाहता है कि मैं खोखले नारों के बजाय मैं ये चाहता हूं कि मेरे को सड़क मिले, मेरे को अच्छा अस्पताल मिले, मेरे बच्चों को अब दिल्ली कॉलेज एडमिशन के लिए जाना ना पड़े। एक उम्मीद है, उसी उम्मीद के सहारे जितने भी हमारे यहाँ पे गांदरबल के कैंडिडेट हैं, हम सबका उनका वेलकम करते हैं। और उम्मीद यही है हमारे वोटरों से कि आइंदा जो हमारा एमएलए ये बदला है कि लोगों का, युवा भी और बाकी लोग भी वोट देना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ये बदला है। बिल्कुल एक बदलाव हो चुका है। आज का कश्मीरी नौजवान कब्रिस्तान नहीं, आज का कश्मीरी नौजवान प्ले ग्राउंड चाहता है, जिसके लिए जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, चाहे उमर साहब हैं या बशीर साहब हैं या जितने भी और कैंडिडेट हैं, लोगों ने मन बनाया है डेवलपमेंट को वोट देना है। बस लोगों से पूछ लेते हैं क्या है मुद्दा, ये बताइए। हमने देखा कि पिछले 70 साल से यहाँ एक ही
रूलिंग पार्टी थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जहाँ जहाँ हम जाते थे या पॉलिटिकल पार्टी जाती थी या हमें भी एक ही पार्टी को चूज़ करना पड़ता था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। बट अभी आपके पास ऑप्शन है और हमारे पास ऑप्शन है और वो हम मतलब क्या कहेंगे कि इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑलरेडी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दी कि हमें पैरेलल एक अगेंस्ट डोमिनेंट पार्टी के खिलाफ एक पार्टी खड़ा की जो नौजवानों की आवाज़ बनी। एक तस्वीर तो बदली है कि पहले एक जगह आकर एक कॉल दे दी, एक जगह एक रैली कर ली, लोगों को कह दिया वोट पड़ गया, या फिर बॉयकॉट की कॉल आ गई, लोगों ने वोट नहीं किया। लेकिन अब क्या बदलाव है? बदलाव ये है ना कि हर आदमी वोट करना चाहता है और अपने लिए कुछ चुनना चाहता है किसी नेता को। जी बिल्कुल, डजंट मैटर कि वोट एनसी को पड़े, वोट पीडीपी को पड़े, मैटर इज गवर्नमेंट बननी चाहिए। जिसकी भी गवर्नमेंट, चाहे एनसी की बने, कांग्रेस की बने, एलएनएस की बने, यहाँ पे गवर्नमेंट बने। हम अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं क्या, क्योंकि हमें बेसिक मसले हैं यहाँ पे। बताइए जी जल्दी। जी, हमारा जो मुद्दा है, हम यहाँ पर गांधरबल की बात ही नहीं करेंगे। हमारा मुद्दा है हमारी जो मतलब पार्टी, आप पूरे कश्मीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी भी आप हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जितने भी लड़ रही है, हम सबका वेलकम करते हैं और अपने अपनी जो आइडियाज़ होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारे लिए है, हमारे लिए आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ा रेशो है इन 10 सालों में क्या हुआ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त हाईएस्ट है। तो यहाँ का जो यूथ है वो बिल्कुल डिफरेंस हुए। इन 10 सालों में हमें बहुत नुकसान भी हुआ है, कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छे फायदे भी हुए, मगर बहुत ज़्यादा नुकसान। आगे बढ़ना चाहता है युवा और कश्मीर के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, क्या ये समझ सकते हैं हम? बिल्कुल, हर कोई जो वही चाहता है कि तरक्की चाहिए। आप देखोगे कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल, हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है वो बिल्कुल ही टॉप है। यहाँ पर एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आप अगर जाओगे वहाँ पर अच्छा आगे बढ़े और बेहतर हो। जावेद अहमद वानी साहब मौजूद है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं गांधरबल से। युवाओं की बार बार बात होती है, कहा जाता है कि युवा बहुत परेशान हुआ है पिछले 10 सालों में नेता नहीं आने से। आपके जैसे कैंडिडेट सब खड़े हैं चुनाव मैदान में, ये जो बदलाव है, जो राजनीतिक सीन इस वक्त बदला हुआ दिखाई दे रहा है, ये बदला है तो किस लिए बदला है और क्या इसका संदेश है? सबसे पहले मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। इन सबको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ना यहाँ पे कुछ बदला है, ना कुछ इससे पहले कुछ बदला था। आज जो ये सिचुएशन है, हम क्यों सामने आ रहे, मेरे जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सारे गांधरबल से उठे हैं और पूरे स्टेट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उनका खाली ये है कि जो इन्होंने 70 साल से जो पार्टियाँ यहाँ पे राज कर रही थी, उसके बाद पीडीपी वजूद में आई, इन सब ने कश्मीरी यूथ को कैसे धोखे में रखा। एक और जमात थी हमारे साथ जिसे अमूरियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जाने जाते थे। हर एक इस कश्मीरी अवाम ने हर एक का साथ दिया, चाहे वो 96 हो, 2004 हो जब पीडीपी वजूद में आया, 2008 हो, 2016 हो, 2010। लेकिन आप कैसे बदलेंगे अगर आप चुन लिए जाते हैं या आपके जैसे और कैंडिडेट चुन लिए जाते हैं तो सरकार तो बनानी पड़ेगी ना। ये भी तो बार बार सवाल होता है। यहाँ पे जो पार्टीज हैं वही कहती हैं कि आखिरकार लोग हमारे साथ जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है इंडिपेंडेंट सरकार तो बना नहीं पाएंगे। इस इलेक्शन का खैर मकदूम करते कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये फिर से हो रहा है। 2010 की आप बात छोड़िए, बात बेसिक रूट्स की जो है, कश्मीर की हालात कैसे ख़राब हुए। कश्मीर की हालात इस वजह से ख़राब हुए। आज जो ये सेफ्टी की बात करें ना कश्मीरी अवाम की, 2019 में जब आर्टिकल टूटा था, इनको सब चूहे बिल्लियों की तरह पिंजरे में डाला गया। ये खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं रख पाए। किसी और का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे? कैसे करेंगे दूसरे का? दूसरी आप कैसे करेंगे तहफ़्फ़ुज़? आगे तो सरकार बनानी पड़ेगी, बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे? नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कल उनका भी कुछ चेंज हो जाएगा। हम आगे आ रहे हैं इसलिए कि हम अपनी आवाम का कुछ भला कर सके। आज जब हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं ना, हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ये सारे चोर हैं। आज हमें उनका जवाब देना पड़ रहा है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं ना, हमें जवाब देना पड़ रहा है। सिप्तैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है 370-35 पे? हमारा पहला स्टैंड है स्टेट रूट का, क्योंकि यहाँ जब लीडर एम्पावर, वो स्टैंड तो बीजेपी का भी है। मैं आ रहा हूँ ना, जब लीडर यहाँ के एम्पावर, अच्छा स्टैंड अगर है तो अभी तक क्यों नहीं स्टेट रूट वापस दिया? इंजीनियर रशीद का समर्थन है एक तरफ, लेकिन इंजीनियर रशीद का कहना है कि मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बदलाव की हवा बह रही है जम्मू कश्मीर में। क्या बदलाव की हवा बह रही है? बिल्कुल बदलाव की हवा बह रही है। नया कश्मीर आज शुरू हो चुका है 2019 के बाद। युवाओं को की मौत नहीं हो रही है, जनाजे नहीं आ रहे हैं, ये जरूर हुआ है, लेकिन इन्हीं युवाओं को अब रोजगार भी चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं हुआ है, ये भी तो कहा जाता है। तो उसका क्या है? चुनाव में 10 साल थोड़ी हुए। 2018 तक तो यहाँ पे सरकार थी, उसके बाद 5 सरपंच के इलेक्शन हुए, उसके बाद डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए। चुनाव तो 10 साल के बाद ही हो रहे हैं ना? नहीं, असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन
असेंबली के चुनाव। 2018 तक तो यहाँ पे असेंबली थी ना, 2018 तक तो हमारी यहाँ सरकार थी ना, ऐसी बात नहीं। उसके बाद भी जो ग्राउंड लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव वो तो हमेशा चुन के आते हैं। और पहली दफा ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा बदलाव है कि आज 35 साल के बाद कश्मीरी नौजवान को डेमोक्रेसी पे एक एतमाद हो चुका है। वो कांग्रेस ने नहीं दे दिया, वो मोदी जी की वजह से एक एतमाद है। आज कश्मीरी नौजवान अपने वोट से अपना फैसला करना चाहते हैं। भरोसा है, भरोसा हुआ है लोगों का। ये क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की कि कश्मीर के लोगों को, युवाओं को ये भरोसा है कि वोट के जरिए ही वो अपना भविष्य बदल सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट, वेरी करेक्ट कि बदलना भी चाहिए कि वोट ही वो ताकत है जो हर बात का जवाब है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस तरह यहाँ ये अमन लाया गया, इसमें कोई शक नहीं कि अमन आ गया। जब से ये आर्टिकल हटाया गया उसे अमन आ गया। लेकिन आप देख लीजिए ये अमन किन चीज़ों पर लाया गया, किन बुनियादों पर लाया गया। बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं। बिलाल साहब, बदलाव तो हुआ है, लेकिन अभी इस बार जब चुनाव में लोग वोट कर रहे हैं और जो हमने पहले चरण में भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है, तो मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए क्या है जिसके लिए वो वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से इस वक्त है जो लोग हैं यहाँ पे जिनका दम घुट गया है। तो बदलाव आप किस स्थिति में देख रही हो? अगर आप देख रहे हो कि लोग घरों से बाहर निकल रहे वोट डालने के लिए, इसके लिए दो रीज़न हो सकते हैं, या तो गुस्से के खिलाफ ये वोट है या तो डेवलपमेंट के लिए वोट है। मुद्दे क्या है? असल में तो आदमी अपने विकास के लिए वोट कर रहा है ना कि उसको डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये तो गुस्से का वोट है। गुस्से का वोट है कि डेवलपमेंट के लिए वोट है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, गुस्से का वोट बिल्कुल भी नहीं है। ये खाली जो है हमारा जो बेसिक नेसेसिटीज से लेके जो हमारे स्टेट लेवल के इश्यूज है, आज 70 सालों से कोई भी इशू हमारा जो है वो एड्रेस नहीं हुआ है। और हम जब देखते हैं ये 70 साल जो है, कौन एड्रेस करेगा? कौन करेगा? कौन ला सकता है बदलाव? हमने 70 साल तो एक खानदान को वोट दिया, उन्होंने 70 साल तक नहीं किया। अब लोगों की ये डिमांड है कि अब नए फेसेस को आगे लाए, यंग फेसेस जैसे बशीर साहब है, इनको आगे लाए। बशीर अहमद मीर साहब, युवाओं को वोट देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन नाराजगी भी है राजनीतिक दलों से जो अब तक राजनीति में रहे हैं। इस नाराजगी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या नाराजगी राजनीतिक दलों के खिलाफ है, इसलिए अलग लोगों को वोट करना चाहते हैं लोग इस बार? क्या ये नाराजगी उस हद तक आगे बढ़ेगी? देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप एक नैरेटिव बिल्ड अप करना चाहते हैं यहाँ पर कि लोग। मैं तो कुछ नहीं करी, मैं तो लोगों से पूछ रही हूँ जो वो कह रहे हैं। आपसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग जिनका ये काम होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो इस साल ये जो इलेक्शन हो रहा है, 10 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन जो होता है ये होगा, ये स्ट्रेंगुलेशन के खिलाफ होगा कि जो हमारा यहाँ दम घुटा गया। यहाँ पर हर कोई कहता है कि इस साल बहुत ज्यादा अच्छी पार्टिसिपेशन। लोग कह रहे हैं हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं। पीडीपी कैसे बदलेगी हालात को? रोजगार कैसे देगी युवाओं को? क्या है एजेंडा? बहुत सारे हमारे पास है। हम हमेशा कहते हैं कि जब पीडीपी की सरकार अगर आएगी, जो हमें 14 में यहाँ मैंडेट मिला था, अनफॉर्चुनेटली एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला था, हम मेजॉरिटी में नहीं आ सके, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी। लेकिन इस वक्त हम ये कहते हैं कि अगर पीडीपी को मौका मिला कि पीडीपी ने सरकार बनाई, हमारे बड़े बड़े पावर हाउस बने हैं जिनको इलिजिटिमेटली मैं कहूँगा ऑक्यूपाई किया गया है। जो नॉर्दर्न ग्रिड है हमारा यहाँ एनएचपीसी है, हम वो कहते हैं कि हमारे वो पावर हाउस वापस दीजिए। आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें आप 370, 35 से स्टेटहुड ये ऊपर रखते हैं। आप जो रोजगार है, जो विकास है, जो लोगों की जिंदगी बदलने के लिए रोजमर्रा की चीजें हैं, वो आपकी प्रायोरिटी पर हैं। कहना है जब आप हमारा आर्टिकल छीनते हैं और आज जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें 90% लोग जो है वो बाहर से आते हैं। कह रहे हैं हमारे पास रोड मैप है युवाओं की जिंदगी बदलने के लिए, है रोड मैप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शेख साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही झूठ है। मैं सबसे क्लियर कहूँगा, ये जो आवाम बैठी है यहाँ पे, कल तक मैं भी इनके साथ था, आज मैं यहाँ पे आया हूँ एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से। आज तक जो इन्होंने दावे किए ना वो सारे के सारे। आप कैसे बदलेंगे? आप कैसे बदलेंगे कश्मीर के हालात, युवाओं के हालात? कोशिश करेंगे। मैं आपको किसका समर्थन करेंगे? ओब्वियसली जो पार्टी रूलिंग में होगी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इनका मुस्तकबिल बदल दीजिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हुए ना इन 10 सालों में, यहाँ का नौजवान इंडिपेंडेंट खड़े हैं इस चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में, उसे जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं वो कह रही हैं ये बेकार लोग हैं, ये वोट काटने के लिए मैदान में हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, इनका नुकसान है। इनकी बोखलाहट है, ये अभी डर चुके हैं। आप ग्राउंड पोजीशन पे देख लीजिए, यहाँ का जो सीएम रहा है, यहाँ से जो एमएलए बन चुका है, वो टोपी उतारने में मजबूर हुआ है रोड पे। इससे बदकिस्मती की बात कौन सी हो सकती है? विकास होगा लेकिन बाकी बड़े मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं। आपके मुताबिक लोगों के लिए क्या मुद्दे सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं? सबसे बड़ी मुद्दे यहाँ पे रोज़गार का है, जो सब कहते हैं। आपके सामने जवान बैठे, पढ़े लिखे जवान, इनसे पूछिए इनकी जो नींद हराम हो चुकी है किस वजह से होगी? पढ़े लिखे जवान हैं, इनका सुकून खो चुका है, ये मेरिट लिस्ट में आ चुके थे लेकिन उसके बाद भी इनको नौकरियां नहीं मिली है। बदलाव के लिए तैयार हैं, वोट के लिए तैयार हैं? जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से बताइए। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बोला यहाँ पे हमने नौकरियाँ दी, रोज़गार के मौके फराहम किए,
मैंने ये बात ज़मीनी छेड़ नहीं, मैं छुप ही रहता। लेकिन हमारे जो यहाँ पे अभी डिबेट आपने किया, इन्होंने बोला कि मेरिट में नहीं आई। एक बात मैं बोलूँगा, जो हमने यहाँ पे नौकरियाँ लगते हैं एज ए क्राइटेरिया, जो है क्राइटेरिया मेरिट है, क्राइटेरिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हमने मेरिट पे भी, मैं खुद बजाते खुद मेरिट पे भी सिलेक्ट हुआ हूँ 2018 में एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चरर। 2019 में मैं एज ए कंट्रैक्चुअल टीचर लगा, उसके बाद भी हमें निकाला गया। इन्होंने रोज़गार दिया, वो अनपढ़ों को दिया। मेरे पास सबूत है, अनपढ़ों को रोज़गार दिया। मैं आपको कौन बदलेगा हालात? जो नए युवा है, नए हालात जिन्होंने इस वक्त, हमने युवाओं ने मशवरा किया है, युवाओं ने ठान लिया है कि हम रिप्रेजेंटेटिव अलग से चुनेंगे। इंशाल्लाह वो हमारे जज्बात को समझेंगे, हमारी डिग्रियों की कदर करेंगे, वो हालात बदलेंगे। सिप्तैन, आप और फिर मैं आपसे इस पर राय लूंगी। देखिए, वो कह रहे हैं कि आप कितना भी इल्ज़ाम लगा दीजिए, लेकिन बीजेपी के राज में लोग मरे नहीं हैं। 70 साल में एक चीज़ थी, 2014 की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 61% है, ठीक है। कल की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग है 2024 की, दैट 64%। ये बदलाव है, ये लोग वोट डालने निकले हैं। 3% की फर्क है और कुछ भी नहीं है। अरे तो ये बताइए, वैसा भी तो हुआ है ना, 5000 वोट से जीत गए और 5000 वोट से हार गए। मैं वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट की बोल रहा हूँ, 61% है, ऑफिशियल ईसीआई का रिकॉर्ड है। ये नहीं, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप उसका अगर मुझे सीधा जवाब दें। आप बार बार ये सवाल उठाते हैं कि ये जो शांति है, ये सिर्फ ऊपरी शांति है, ये दरअसल असल शांति नहीं है, ये असल अमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौजूद युवा और बहुत से कश्मीरी लोग, मैं ये नहीं कह रही सब, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि ये कैसी भी है, हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमारे जनाजे नहीं उठ रहे, हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमें इससे उम्मीद बंधी है कि आगे और हालात बेहतर होंगे, इससे हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, हम अपनी बात कह सकेंगे। तो उनको ये अमन अच्छा लग रहा है, आपको ये अमन बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, ये अमन नहीं है। देखो क्या है, एक इंसान का एक नेचर है, जब इंसान को तसल्ली हो जाती है ना, वो कंप्लेंट नहीं करता है, ठीक है। और कंप्लेंट वो आदमी करता है जिसको दिल हो, दिल्ली से दिल हो, देश से दिल हो। आज ऐसा लग रहा है कश्मीर को तसल्ली हो गया, वो चुप करके बैठे। ये बड़ा सवाल जो आप ये कहते हैं कि ये जो बदलाव है, ये दरअसल कोई अच्छा बदलाव नहीं है, लेकिन कश्मीर के लोगों को तो ये बदलाव अच्छा लग रहा है, आम लोगों को, युवाओं को अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें यही चाहिए, हमें इससे और बेहतर हालात चाहिए, लेकिन ये ठीक है हालात, यहाँ से आगे का रास्ता तय होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रही है, सब कुछ बुरा ही नहीं करते, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम एडमायर करना चाहेंगे। ये अमन परमानेंट नहीं है, ये सीडो अमन है। तो आगे बढ़ेगा ना, बेहतर होंगे हालात। मैं देखिए, मेरी 2-3 बातें आप गौर से सुन लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बच्चे डेवलपमेंट चाहते हैं, जो बच्चे रोज़गार चाहते हैं, रोज़गार के मौक़े तब इनको अच्छे हो जाएंगे जब यहाँ स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम करेगा, जब आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया जाएगा। ये जो हालात हैं, क्या इससे और बेहतर की उम्मीद है लोगों को? लेकिन इस हालात से कश्मीर के लोग उतने खफा नहीं है जितना आप दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या ये हकीकत है? मैडम, आप किन चीज़ों को हालात बताएं, मुझे यकीन है कि मुझे नहीं, आप हाँ, इससे पहले मुझे इधर आ जाइए। हाँ जी, बोलिए। आप किस चीज़ को हालात बताती हो? आप एक फिगर इशू करते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, वो दिखाते हैं कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त हाई है, जो 40 तक जा पहुंची। आप दिखाते हो कि यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्शन है। पिछले 10 साल से हमारी सरकार ही नहीं है, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का राज है, सेंटर से जो बड़े बड़े बाबू आए हैं उनका राज है। उनको जवाब देने के लिए आज लोग निकलेंगे और वो वोट डालेंगे। किसको डालेंगे वो उनकी मर्जी है, वो वोट डालेंगे। ये बीजेपी को क्रेडिट नहीं जाता, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है, ये आवाम को जाता है, जो तंगा है, जो सेंटर से तंगा है, उसको। कश्मीर की आवाम को ही क्रेडिट जाता है, कश्मीर की आवाम ही दरअसल हीरो है। और कश्मीर की आवाम, मेरे से आपसे आखिरी में प्रतिक्रिया लेना चाहूँगी कि कश्मीर की आवाम दरअसल सकारात्मक है लोकतंत्र में वोट कर अपने भविष्य को बदलने के लिए। क्या ये हकीकत है और इसको राजनीतिक दल अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का जो एक रिश्ता है, एक मजबूत रिश्ता है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस टाइम सही डिसीजन ले लिया। जो हमारा पड़ोसी देश है, उसने आज तक हमें यहाँ बंदूक और कत्ल गारत के सिवा कुछ भी नहीं दिया। जो ड्रग्स यहाँ पे हैं, ये सूफीज़म की एक सरजमीन मानी जाती थी। कश्मीर में मिलिटेंसी से पहले जब हमारे घरों में मेहमान आता था, दामाद आता था, मुर्गा काटने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता था, उतना हम डरते थे मुर्गा काटने से। लेकिन जब पाकिस्तान का बंदूक यहाँ पे आ गया तो हमने इंसानों को काटना शुरू किया। आज हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और आज का नौजवान चाहता है कि मैं उसको वोट दे दूं जो मेरे को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ठीक है ना, एक बदलाव चाहता है नौजवान। हालात के साथ साथ हर एक चीज़ खुद ब खुद बदल जाती है।
किसकी होगी सत्ता ये तय होगा 8 अक्टूबर को, लेकिन गांधरबल की जनता के मन में क्या है वो हमने आपको आज दिखाने की कोशिश की है।